गाइस, वेलकम बैक टू कैंडिड स्केप। आपने वाइकिंग सीरीज में लेजेंडरी रैग्नर लॉथब्रॉक एंड उनके सन्स जैसे किंग बियॉन आयरनसाइड के बारे में तो सुना ही होगा, बट उसके साथ साथ नॉर्स गॉड्स के बारे में भी काफी जिक्र हुआ है उसमें। आजकल मैं वाइकिंग्स एंड मार्वल मूवीज रिपीट पे देख रही हूँ और मुझे सडनली क्लिक हुआ कि ग्रीक माइथोलॉजी पे तो हम ऑलरेडी वीडियो बना ही चुके हैं, जो आप सबको बड़ी पसंद भी आई थी। तो क्यों ना इस बार नॉर्स माइथोलॉजी को एक्सप्लोर किया जाए अपने चैनल पे। जैसे ग्रीक माइथोलॉजी में माउंट ओलंपस पे विराजमान सारे गॉड्स के बारे में आपको इन्फो दी थी हमने, क्यों ना इस बार एसगार्ड में विराजमान सारे नॉर्स गॉड्स एंड गॉडेसेस से आपको रूबरू कराया जाए। नॉर्स माइथोलॉजी, जिसे स्कैंडिनेवियन माइथोलॉजी के नाम से भी जाना जाता है, बात करती है स्कैंडिनेवियन रीजन के लोगों की, जो आज की डेट में देखा जाए तो नॉर्वे, डेनमार्क और स्वीडन के लोगों को कहा जाता है। इनकी माइथोलॉजी भी ग्रीक एंड हिंदू माइथोलॉजी जैसी ही काफी इंटरेस्टिंग है। सो जल्दी वीडियो को शुरू करते हैं, क्योंकि काफी लंबी जाने वाली है ये वीडियो। बट उससे पहले मार्वल मूवीज की कसम है आपको, जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दो। पहले नंबर पे है ओडिन। ओडिन को चीफ गॉड या रूलर ऑफ गॉड्स माना जाता है नॉर्स माइथोलॉजी में, और इनको एसोसिएट किया जाता है विजडम, नॉलेज, वॉर, पोएट्री एंड डेथ से। ओडिन की प्लेस ऑफ रेसिडेंस है वल्हाला, जो कि बड़ा सा हॉल है एसगार्ड में। वल्हाला को हॉल ऑफ द स्लेन माना जाता है, मतलब ओडिन का वो हॉल जहां सारे हीरोज जो बैटल में मारे गए आके रिसाइड करते हैं। ओडिन को आइडेंटिफाई किया जाता है किंगशिप एंड लीडरशिप से, जस्ट लाइक ज़्यूस इन ग्रीक एंड इंद्रदेव इन हिंदू माइथोलॉजी। कहा जाता है एक मिमिर का कुआं हुआ करता था नॉर्स माइथोलॉजी में, जिसमें दुनिया भर के विजडम एंड सीक्रेट्स छुपे थे। एंड ओडिन इतने ज्यादा डेडिकेटेड थे नॉलेज एंड विजडम को प्राप्त करने के लिए कि उन्होंने उस कुएं में जाके मिमिर, जो कि उस कुएं को प्रोटेक्ट करते थे, उन्हें अपनी एक आंख एज अ सैक्रिफाइस दे दी, ताकि वो ओडिन को उस कुएं का पानी पीने दें एंड ओडिन की नॉलेज में और वृद्धि हो। दूसरे नंबर पे है थॉर। यस, यू आर राइट, मार्वल का कैरेक्टर थॉर यहीं से इंस्पायर्ड था। ट्रोडाइम दैट सिचुएटेड इन एसगार्ड एक ऐसी जगह है जिसे वर्ल्ड ऑफ स्ट्रेंथ कहा जाता है, एंड ये जगह थॉर की प्लेस ऑफ रेसिडेंस भी मानी जाती है। थॉर को एसोसिएट किया जाता है थंडर, लाइटनिंग, स्टॉर्म, स्ट्रेंथ एंड प्रोटेक्शन से। थॉर की एक फेमस स्टोरी ये है कि वो योटनहाइम, जो कि जायंट्स का एरिया है, वहां पहुंच गए थे अपना चुराया हुआ हैमर यानी कि म्योनियर को थ्राइम से वापस लेने। इस प्लान को अंजाम देने के लिए उनने फ्रेया का भेष अपनाया था एंड एक ब्राइड बनके थ्राइम को चकमा देने के लिए पहुंच गए थे। हालांकि थ्राइम को शक तब हुआ जब एक बैल को फ्रेया ने निगल लिया, बट स्टिल थॉर अपना हैमर वापस पाने में सफल रहे। थॉर का हिंदू माइथोलॉजी में इक्विवेलेंट देखा जाए तो अगेन इंद्रदेव को मान सकते हैं बिकॉज ऑफ थंडर एंड लाइटनिंग, एंड ग्रीक माइथोलॉजी में देखा जाए तो ऑब्वियसली ज़्यूस, बिकॉज दोनों ही एक्सट्रीमली पावरफुल डेटीज हैं। तीसरे नंबर पे है फ्रेया। फ्रेया नॉर्ड की बेटी थी एंड इनको ब्यूटी, सेक्स, फर्टिलिटी, गोल्ड, लव एंड वॉर के रेफरेंस में जाना जाता है। इनकी प्लेस ऑफ रेसिडेंस थी एसगार्ड के फोकवैंगर में। फ्रेया का हिंदू एंड ग्रीक माइथोलॉजी में इक्विवेलेंट देखा जाए तो गॉडेस लक्ष्मी एंड एफ्रोडाइट को मान सकते हैं। ये तीनों ही वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी, ब्यूटी, लव एंड फर्टिलिटी को रिप्रेजेंट करती हैं। फ्रेया को रिलेट किया जाता है ब्रिसिंगमन नेकलेस से, जो कि उनकी प्राइज पोजेशन थी। एक स्टोरी कहती है कि ये नेकलेस 4 डॉर्फ्स से हासिल करके लोकी ने फ्रेया को दी थी, एंड एक स्टोरी ये भी कहती है कि फ्रेया ने ये नेकलेस पाने के लिए चारों डॉर्फ्स के साथ एक एक करके रात बिताने की सहमति दी थी। चौथे नंबर पे है लोकी। कहते हैं लोकी ओडिन के अडॉप्टेड बेटे और थॉर के अडॉप्टेड भाई थे। ये हमेशा एसगार्ड से योटनहाइम ट्रैवल करते रहते थे और इनको इनके चालबाज व्यक्तिगत आग और जादू से एसोसिएट किया जाता था। क्योंकि लोकी अपने मिस्चीफ और धोखेबाज व्यक्तिगत के लिए जाने जाते हैं, हम हिंदू माइथोलॉजी में इनको नारद की तरह देख सकते हैं, जिनका स्वभाव भी कुछ ऐसा ही प्रैंकस्टर की तरह था। उसी तरह ग्रीक माइथोलॉजी में हर्मेस का स्वभाव भी कुछ ऐसा ही था। लोकी की एक इंटरेस्टिंग कहानी ये है कि ओडिन एंड फ्रिक के बेटे बाडर को ये वरदान मिला था कि उसे किसी भी चीज या इंसान के द्वारा मारा नहीं जा सकता। ये पता चलने पे सारे गॉड्स उस पे एक के बाद एक चीजें फेंक के उसके इस वरदान को मजाकिया तौर पे टेस्ट करने लगे। लोकी को ये देख के जलन की भावना जागी और उन्होंने इसका एक लूप होल निकाला।
उन्हें पता चला कि ये वरदान मिसलटो के प्लांट पे काम नहीं करेगा और उसी से बना डार्ट उन्होंने बार्डर के अंधे भाई होडर को दे दिया। जैसे ही होडर ने वो डार्ट बार्डर पे फेंका, उनकी ऑन द स्पॉट डेथ हो गई। इसकी पनिशमेंट के रूप में लोकी को एक गुफा में बंद कर दिया था और उन पे सांप छोड़ दिए थे ताकि वो अपना विश उन पे फेंक सके। 5th नंबर पे है फ्रिक। जैसा कि ऊपर ही हम फ्रिक की बात कर ही चुके हैं, जो बार्डर की माँ थी और ओडिन की पत्नी भी। फेंसिलर में निवास करने वाली फ्रिक को एसोसिएट किया जाता है मदरहुड, फर्टिलिटी, मैरिज एंड डेस्टिनी से। फ्रिक की हिंदू माइथोलॉजी में इक्विवेलेंट ढूंढना मुश्किल है बिकॉज हिंदुइज्म में हर देवी को माँ का दर्जा दिया जाता है, बट हम लक्ष्मी जी को कंसिडर कर सकते हैं। सिमिलरली ग्रीक माइथोलॉजी में हेरा मानी जाती है गॉडेस ऑफ मैरिज, वुमेन एंड चाइल्ड बर्थ। फ्रिक ही थी जिन्होंने अपने बेटे बार्डर को प्रोटेक्ट करने के लिए 9 दुनिया का सफर तय किया था और हर लिविंग बीइंग एंड नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट से ये ओथ लिया था कि कोई भी बार्डर को हार्म न करे। बट अनफॉर्चुनेटली फ्रिक मिसलटो प्लांट से यही ओथ लेना भूल गई क्योंकि उनको वो हार्मलेस लगा, जिसकी वजह से लोकी ने इस चीज को अपने प्लान में यूज किया एंड इसी से बार्डर की डेथ हुई। 6 नंबर पे है टियर। टियर ओडिन के वो बेटे थे जिससे ओडिन को हमेशा एक तरह का थ्रेट फील होता था क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा ब्रेव एंड पावरफुल थे और इसलिए टियर को एसोसिएट किया जाता है करेज, ब्रेवरी, लॉ, जस्टिस एंड वॉर से। दो टियर नॉर्स माइथोलॉजी में वेल रिस्पेक्टेड हैं बट कंपैरेटिवली इनकी इतनी वर्शिप नहीं होती है। जिस तरीके से हिंदू माइथोलॉजी में कार्तिकेय को करेज एंड वॉर में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है एंड ग्रीक माइथोलॉजी में एरिस को वॉर एंड वायलेंस का देवता माना जाता है, बस कुछ वैसे ही नॉर्स माइथोलॉजी में टियर का दर्जा है। कहते हैं रैग्नारॉक, जो कि ऐसी बैटल थी जिसके बाद दुनिया का अंत हो जाता, उसमें फेनरिर को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करना था। फेनरिर एक मॉन्स्टरस वुल्फ था जो अब आपे से बाहर हो चुका था और जिसे काबू में लाना बहुत जरूरी था। इसका जिम्मा टियर ने अपने सर लिया और इसी के चलते उन्होंने अपना दायां हाथ गवा दिया। फेनरिर ने टियर का हाथ काट के अलग कर दिया था, बट फिर भी टियर ने अपनी ब्रेवरी से फेनरिर को काबू करने में सफलता प्राप्त की। 7th नंबर पे है हेमडॉल। हेमडॉल को नॉर्स माइथोलॉजी में वॉचमैन ऑफ द गॉड्स या गार्जियन ऑफ एसगार्ड कहा जाता था। ये एसगार्ड में बिफ्रोस्ट के पास स्थित हिमेनब्योर्ग में रहते थे। क्योंकि इनको गार्जियनशिप, प्रोटेक्शन एंड वॉचफुलनेस से एसोसिएट किया जाता था, इनका स्वभाव काफी अलर्ट और चौकन्ना सा था। इनके बारे में कहा जाता था कि इनको एक चिड़िया से भी कम नींद की जरूरत पड़ती थी। इन्हें घास उगने तक की आवाज आ जाती थी। इनके बारे में कहा जाता है कि नॉर्स गॉड्स में इनकी वाइटेस्ट स्किन थी। कहते हैं जैसे एसगार्ड में भगवान रहते थे, वैसे ही एक जगह थी मिडगार्ड जहां ह्यूमंस रहते थे। एसगार्ड को मिडगार्ड से कनेक्ट करता था एक रेनबो ब्रिज जिसको बिफ्रॉस्ट कहते थे और इसी ब्रिज को प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी थी हेमडॉल की। हेमडॉल का हिंदू एंड ग्रीक इक्विवेलेंट देखें तो हम विष्णु भगवान और हर्मिस को मान सकते हैं। जहां विष्णु भगवान को यूनिवर्स के गार्जियन एंड प्रोटेक्टर के रूप में देखा जाता है और हर्मिस को मैसेंजर ऑफ द गॉड्स एंड द प्रोटेक्टर ऑफ ट्रैवलर्स के रूप में जाना जाता है। 8th नंबर पे है बार्डर। बार्डर अगेन ओडिन एंड फ्रिक के बेटे थे। बार्डर भी एसगार्ड में ही रहते थे। इनफैक्ट एसगार्ड के सबसे खूबसूरत हॉल में उनका निवास था। इस हॉल का नाम था ब्रेडब्लिक। बार्डर को माना जाता है गॉड ऑफ लाइट एंड गुडनेस इन नॉर्स माइथोलॉजी। इसके साथ साथ बार्डर को फर्टिलिटी, पीस एंड हार्मनी से भी एसोसिएट किया जाता है। बार्डर की डेथ की स्टोरी तो हम आपको ऑलरेडी बता ही चुके हैं कि कैसे लोकी ने बार्डर के भाई होडर को ट्रिक करके बार्डर को मार दिया था। यहीं से रैग्नारॉक की भी शुरुआत हुई थी, विच इज द एंड ऑफ द वर्ल्ड। हालांकि फ्रिक के एफर्ट्स की वजह से बार्डर फिर से जीवित हो गए थे, बट ये रिस्टोर्ड लाइफ भी ज्यादा टाइम तक चल नहीं पाई। क्योंकि बार्डर को लाइट, प्योरिटी एंड गुडनेस से एसोसिएट किया जाता है, हम इसे हिंदू माइथोलॉजी में सूर्यदेव एंड ग्रीक माइथोलॉजी में अपोलो, जो कि अगेन गॉड ऑफ लाइट हैं, उनसे कंपेयर कर सकते हैं। 9th है फ्रेयर। फ्रेयर एसगार्ड के एक मैग्निफिसेंट पैलेस में रहते थे जिसका नाम था एल्फहाइम, जिसे रेल्म ऑफ द एल्व्स भी कहा जाता था। फ्रेयर को गॉड ऑफ फर्टिलिटी, सनशाइन एंड रेन, पीस एंड डिप्लोमेसी, इन सब से एसोसिएट किया जाता है। फ्रेयर की एक इंटरेस्टिंग स्टोरी ये है कि उन्होंने अपनी फेमस स्वॉर्ड, जिसे फ्रेयर्स फैल्शन भी कहते थे, उसे खो दिया था। कुछ वर्जन्स में तो ये भी कहा जाता है कि फ्रेयर ने अपनी स्वॉर्ड ट्रेड कर दी थी गेरर नाम की जायंट्रेस के लिए, जिससे उन्हें बहुत ज्यादा प्यार था
और इसी के चलते फाइनल बैटल में उनके पास डिफेंस के लिए कुछ नहीं बचा एंड वो रैग्नारॉक में हार गए। प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस एंड फर्टिलिटी के रूप में देखा जाए तो विष्णु इन हिंदू माइथोलॉजी एंड डायनासिस इन ग्रीक माइथोलॉजी फ्रेयर के इक्विवेलेंट गॉड्स माने जा सकते हैं। 10th नंबर पे है इडुन। इडुन गॉडेस बेटी थी एक डॉर्फ की। इडुन की शादी हुई थी ब्रैगी से और ये रहती थी एसगार्ड के सुंदर से हॉल में जिसका नाम था इडोवॉल। इडोवॉल अपने लश ऑर्किड्स एंड गार्डन्स के लिए जाना जाता था। इडुन एक ऐसी गॉडेस थी जिनको गॉडेस ऑफ यूथ एंड इमॉर्टैलिटी के रूप में देखा जाता था। इनको गोल्डन एप्पल्स की गार्जियन एंड स्प्रिंग की गॉडेस भी माना जाता था। इडुन की एक फेमस स्टोरी ये भी है कि एक थ्याजी नाम के जायंट ने इडुन को किडनैप कर लिया था, जिसकी वजह से सारे गॉड्स इडुन के गोल्डन एप्पल्स के बिना बड़ी जल्दी बूढ़े होने लगे थे। बट देन इवेंचुअली गॉड्स ने इडुन को उस जायंट के चंगुल से छुड़ा लिया था, जिनसे उनकी यूथ एंड वाइटैलिटी रिस्टोर हो गई थी। कई लोग तो कहते हैं कि इस एब्डक्शन में लोकी ने भी अच्छा खासा पार्ट प्ले किया था। यूथफुलनेस के मामले में देखा जाए तो हम हिंदू माइथोलॉजी में गॉडेस शची यानी इंद्रानी को देख सकते हैं एंड उसी तरीके से ग्रीक माइथोलॉजी में गॉडेस हिबी को, जिन्हें द गॉडेस ऑफ यूथ एंड कप बियरर ऑफ द गॉड्स माना जाता है। 11th नंबर पे है ब्रैगी। ब्रैगी एसगार्ड के बिल्स्कर्नर नाम के हॉल में रहते थे। ब्रैगी को गॉड ऑफ पोएट्री एंड इलोक्वेंस के रूप में देखा जाता था। इसके साथ साथ ब्रैगी को इंस्पिरेशन एंड विजडम से भी एसोसिएट किया जाता था। ब्रैगी को ऑफन मीड ऑफ पोएट्री से रिलेट किया जाता था क्योंकि ब्रैगी ने मीड ऑफ पोएट्री के ओरिजिन के बारे में बताया था। ये उस टाइम की एक ऐसी स्पेशल एंड मैजिकल बेवरेज थी जिसको कंज्यूम करने के बाद किसी भी इंसान में स्कॉलर ट्रेट्स आ जाते थे। ब्रैगी ने बार्डर की डेथ के दौरान भी एक काफी हार्ट वार्मिंग यूलॉजी दी थी जो काफी टचिंग थी। ब्रैगी को हर वेडिंग फीस्ट में डिपिक्ट किया जाता है क्योंकि उनके बिना किसी भी सेलिब्रेशन में म्यूजिक और पोएट्री के अतरंगी स्वाद कौन लेके आएगा। क्योंकि ब्रैगी को पोएट्री एंड नॉलेज से रिलेट किया जाता है, हम इनको हिंदू माइथोलॉजी में सरस्वती के समान मान सकते हैं और ग्रीक माइथोलॉजी में अपोलो के समान, क्योंकि अपोलो को भी गॉड ऑफ म्यूजिक, पोएट्री, प्रोफेसी के तौर पे देखा जाता है। एंड फाइनली 12th पे है नॉर्ड। नॉर्ड एसगार्ड के उस हॉल में निवास करते हैं जिसका नाम नोआटुन है और जहां से सारी मैरीटाइम एक्टिविटीज दिखती है। इन्हें गॉड ऑफ द सी एंड सी फेयरिंग के रूप में जाना जाता है। इनको वेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी और हार्मनी एंड पीस से भी एसोसिएट किया जाता है। इनकी एक फेमस स्टोरी ये है कि इनकी शादी एक जायंट्रेस से हो गई थी जिसका नाम स्कार्डी था। इन दोनों में बहुत डिफरेंसेस थे। जहां नॉर्ड को सी साइड रहना पसंद था, वहीं स्कार्डी को माउंटेन्स में। बट फिर भी इन्होंने शादी कर ली थी गॉड्स एंड जायंट्स के बीच सुलह कराने के लिए। कहते हैं किसी भी सेलिंग पे जाने से पहले सेलर्स नॉर्ड का नाम लेते हैं फॉर सेफ जर्नी। हिंदू माइथोलॉजी में देखा जाए तो ऐसे ही एक गॉड थे वरुण देव, जिनको गॉड ऑफ ओशियंस कहा जाता था। वहीं पे ग्रीक माइथोलॉजी में पोसाइडन एक ऐसे गॉड थे जिनको गॉड ऑफ सी माना जाता था। काफी लंबी वीडियो हो गई है तो, बट अब इतने सारे गॉड्स की एक एक डिटेल आपको विस्तार से समझाएंगे तो इतना टाइम तो लगेगा ही। बट वी आर रेडी टू इन्वेस्ट आवर टाइम एंड एफर्ट्स ऑन आवर ऑडियंस, ताकि आपको सारे फैक्ट्स की अच्छे से नॉलेज हो विथ योर वेरी ओन कैंडिडेट्सकेप फैक्ट्स। तो ये थी हमारी वीडियो। Do let us know if you would want to know more about Norse mythology and also suggest us more topics जिससे हम आपको entertained रख सके। Also don't forget to subscribe to our channel. Till then, tata, bye bye and see you all in the next video.